जी हाँ, लगातार जो तस्वीरें हाथरस से सामने आई हैं उन्होंने देश का दिल दहला कर रख दिया है। सत्संग में संघार की ये खबर देखकर हर कोई दुखी है, हर आंख गमगीन है। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? 121 लोगों की जान जाने का असली गुनहगार बाबा, इसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? उसे बचाने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है और इतनी जाने जाने का असल जिम्मेदार कौन है? आज इसी पर हम करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। अब तक 121 का आंकड़ा सामने आ चुका है। 121 लोगों की जान गई है, ये कंफर्म हुआ है। हाथरस में सत्संग में दरअसल जनसंहार हुआ है। अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इस एफआईआर में मुख्य सेवादार समेत अन्य अज्ञात आयोजकों के तो नाम हैं, लेकिन मौत के सत्संग में प्रवचन देने वाले भोले बाबा के नाम का जिक्र नहीं है। उसे आरोपी नहीं बनाया गया है। तो क्या पुलिस की सरपरस्ती में बाबा फरार है? क्या बाबा के सरकार से भी कनेक्शन है? क्योंकि इस बाबा के दामन में कई दाग लगे हैं। 5 आपराधिक केसेस इस बाबा के नाम पर पहले से ही दर्ज हैं और इतना बड़ा कांड हो जाने के बावजूद भी एफआईआर से उसका नाम गायब है। जी हां, तो बाबा से जुड़ी एक एक बात विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले बता रहे हैं। हाथरस हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई और एसआईटी बनाकर जांच कराने की मांग की गई। भविष्य की व्यवस्था के लिए भी निर्देश की मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट से राज्यों को दिशा निर्देश देने की मांग है। इस याचिका में वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में इस घटना के बाद से। तो एक तरफ जहां इस पूरे मामले पर गहन जांच कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई, वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय में इस तरह के आयोजनों को लेकर, इस तरह के मामलों को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग इस याचिका में की गई है। सुप्रीम कोर्ट से वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दायर की है सर्वोच्च न्यायालय में। जी हां, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो, अब यह डिमांड की गई है और इसकी अपनी वजह भी है। हाथरस हादसे में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम ही नहीं है, सिर्फ मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी जो आयोजक हैं उनके नाम एफआईआर में दर्ज ही नहीं हैं। अज्ञात आयोजकों का जिक्र किया गया है इस एफआईआर में। आखिर किसके दबाव में? यह है सबसे बड़ा सवाल। आखिर बाबा को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या 121 मौतों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को परेशान कर रहा है। सिर्फ मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये देखिए, एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें जो मुख्य आयोजक बाबा है उसका नाम ही नहीं है। क्या भोले बाबा को बचाने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है? ये देखिए, भीड़ के दबाव से बेतहाशा लोग भाग रहे थे। गिर पड़कर कुचल रहे लोगों को रोकने तथा इस घटना में घायल हुए व्यक्तियों के मौके पर छूटे सामान, कपड़े, जूता, चप्पल को उठाकर निकटवर्ती खेत में फसल में फेंककर साक्ष्य छिपाया गया। सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। इस प्रकार आयोजकों और सेवादारों के उक्त कृत्य से बड़ी संख्या में निर्दोष लोग, बेकसूर लोग मारे गए हैं तथा गंभीर रूप से घायल हैं। आयोजकों एवं सेवादारों का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223, 238 के अंतर्गत अपराध है। निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे एफआईआर कहा जाता है, उसे दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। ये एफआईआर में मेंशन है, लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जो बाबा था, जिसका प्रवचन सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठा थे, जो कि मुख्य आरोपी है इस मामले का, उसका नाम तक नहीं डाला गया एफआईआर में। आखिर किसके दबाव में? ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को परेशान कर रहा है। बाकी आयोजकों का नाम इसमें शामिल है नहीं। हाथरस हादसे में दर्ज एफआईआर पर यही वजह है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बाबा साकार हरि का नाम इस एफआईआर में
क्यों नहीं डाला गया है? क्या पुलिस के संरक्षण में बाबा फरार है? यह सवाल नहीं उठता इस एफआईआर को देखने के बाद। और तो और जो बाकी आयोजक हैं उनका भी नाम नहीं डाला गया है एफआईआर में। आखिर कौन लोग वो हैं जो इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं? 121 लोगों की जान गई है और घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश के दिल को हिलाकर रख दिया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश हो सकती है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर आज हम बात करेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब लेने की कोशिश भी की जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। ये देखिए, हाथरस केस की एफआईआर में क्या है आपको बता दें। किसका नाम है? आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य सेवादार, ये मेंशन किया गया है हाथरस केस की एफआईआर में। नाम नहीं किसका है? मुख्य प्रवचनकर्ता का ही नाम नहीं डाला गया। जिसके प्रवचन को लोग सुनने आए उसी का नाम नहीं डाला गया। बाबा साकार विश्वहरि, ये कहां है अभी किसी को नहीं पता। एफआईआर में उसका नाम तक नहीं डाला गया है और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि पुलिस के संरक्षण में तो ऐसा नहीं है कि वो फरार चल रहा है। खुलासा क्या हुआ है? आयोजनकर्ताओं ने भीड़ का सही आंकड़ा छिपाया, यह पता चल रहा है। इजाजत देखिए कितने लोगों की ली गई। 80,000 लोगों को की इजाजत ली गई कि 80,000 लोग प्रवचन सुनने के लिए आने वाले हैं। अब प्रशासन ने इसी हिसाब से इंतजाम किए। जुटे कितने लोग? 2.5 लाख लोग जुटे। इसका जिम्मेदार कौन है? व्यवस्थाएं थी नहीं इतने लोगों को संभालने की और इतने लोगों को बुला लिया गया और उसके बाद यह स्थिति सामने आती है कि स्टैम्पीड हो जाती है, भगदड़ मच जाती है और इतने लोगों की जान चली जाती है। 121 लोगों की मौत हो जाती है। ज्यादा भीड़ जुटने से जीटी रोड में जाम लगा और जाम हटाते वक्त बाबा कार्यक्रम स्थल से निकल गया। ये जो जानकारियां सामने आई हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आप देखिए, गाड़ी गुजरने वाले रास्ते से धूल समेटने लगी भीड़। ये हाल था कि बाबा के चरणों की धूल मिल जाए। बाबा ने प्रवचन किया, प्रवचन सुना गया, उसके बाद बाबा अपनी गाड़ी में बैठकर निकल रहे हैं। गाड़ी के नीचे की जो धूल है उसे समेटने के लिए होड़ मच जाती है और उसमें भगदड़ मच जाती है। इसी दौरान भगदड़ में कई लोग कुचले गए और इस भीड़ पर काबू पाने के लिए, इस भगदड़ पर काबू पाने के लिए कोई वहां पर मौजूद नहीं था। कुछ लोग जरूर थे जो कि बाबा के सेवादार थे, लेकिन उनके बस का नहीं था इतने लोगों के मजमे को संभालना। घटनास्थल पर पड़े जूते, चप्पल और सामान को फसलों में छिपाया गया। देखिए, भीड़ पर काबू करने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इस हुड़दंग में, इस भगदड़ के दौर में भी इतना सामर्थ्य जरूर था कि सबूतों को छिपाया गया। सबूत मिटाने की कोशिश आखिर क्यों की गई? यह वो सबसे बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल अब जरूरी है और पुलिस जाहिर है इस एंगल पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। रवि, बिल्कुल, जैसा कि आपने सारे तथ्य इस घटना से जुड़े बताए दर्शकों को, सवाल यह उठ रहा है कि क्या 121 मौत पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? क्या भोले बाबा को बचाने की तैयारी में जुटा है प्रशासन? क्या लापरवाही से मौत को साजिश बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या मुख्य आरोपी भोले बाबा को सेफ पैसेज देने की तैयारी की जा रही है? और भोले बाबा को बचाने वाला कोई अफसर है या कोई नेता? यह भी सवाल है कि आखिर कौन है इसके पीछे? किसके दबाव में एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं लिखा गया है? ये सारे बड़े सवाल हैं, क्योंकि जिसका सत्संग था, जो आयोजन करता था, वो सब अगर देखा जाए सबकी कड़ियां जो हैं इसी बाबा तक आके जुड़ रही हैं और एफआईआर से बाबा का नाम ही नदारत है। तो इस सवाल यही है कि आखिर बाबा को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? करेंगे इस पर बातचीत। देखिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। रंजन द्विवेदी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एसपी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ेंगे हमारे साथ। और राजकुमार शास्त्री, धर्मगुरु, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। और साथ ही देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे और शिवांग माथुर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विपिन के पास चलेंगे। विपिन, अब सवाल हर तरफ यही पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, बाबा कहां है किसी को पता नहीं। क्या पुलिस की कार्रवाई चल रही है कि पुलिस को एक पब्लिक लाइफ जीने वाला आदमी अचानक से गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा? देखिए रवि, कल तक ये शाम तक लग रहा था जिस तरह से शासन और प्रशासन एक्टिव हुआ, यहाँ पर डीजीपी को भेजा गया, चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया,
सीएम का कार्यक्रम यहां पर तय किया गया है। एडीजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जांच कमेटी बैठाई गई। 24 घंटे में जो रिपोर्ट देगी, ये लग रहा था कि सरकार बहुत गंभीर है और सचमुच कुछ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। लेकिन जो एफआईआर हुई है रवि, वो चौंकाती है और ये दहलाने की कोशिश करती है कि सोचिए इतना बड़ा आयोजन और उस आयोजन का सबसे बड़ा चेहरा, और वो चेहरे का नाम ही एफआईआर में नहीं है, सिर्फ एक सेवादार, बाकी अज्ञात। अब आप सोचिए कि क्या न्याय होगा, कैसे न्याय होगा, और शुरुआत से कितनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई गई शासन और प्रशासन की तरफ से। अगर 50,000 की अनुमति भी मांगी गई, बाबा के लिए आने जाने के लिए रास्ते, वेटिंग लॉन्च, मंच, टॉयलेट, सब कुछ किया गया, लेकिन जनता के लिए क्या था, ये कौन सुनिश्चित करता, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? तो इस पर खामोशी छा जाती है। हाँ, ये जरूर है कि लीपापोती करने की कोशिश की जाएगी, शायद कोई कार्रवाई भी कर दी जाए थानेदार और सीओ के स्तर पर, लेकिन जब तक जिले के सबसे बड़े चेहरों पर कार्रवाई नहीं होगी तो नजीर नहीं बनेगी। और एफआईआर इस तरफ इशारा कर रही है कि बहुत कुछ लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ये बताया जाता है कि एक जाति विशेष में बाबा की होल्ड बहुत ज्यादा है और बाबा भी उसी जाति विशेष से आते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई करने से पहले शासन और प्रशासन को यह डर लगता है कि कहीं वो वोट बैंक नाराज ना हो जाए। इस बात की भी चर्चा है क्योंकि बाबा अपने आने जाने और अपनी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया हुआ था। लोगों के इंतजाम शासन के हाथ में थे और शासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बिल्कुल, संजय चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। क्या एक वोट बैंक के चलते ये स्थिति सामने आई है? संजय जी, ये सीधा सवाल आपसे है, आखिर वो कौन है जिसके दबाव में एफआईआर में स्वयंभू भोले बाबा का नाम तक मेंशन नहीं किया गया है 121 लोगों की जान जाने के बावजूद? देखिए, किसी भी आयोजन के लिए जरूरी है कि उस आयोजन के लिए जो अनुमति मांगते हैं प्रथम दृष्टया उन्हीं का अपराध होता है, और इस मामले में भी सबसे पहले उन्हीं आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। सारे तथ्यों के आने के लिए एक जांच कमेटी बना दी गई है, कमिश्नर उसके अध्यक्ष हैं और वहां के जो कमिश्नरी के डीआईजी हैं वो इसके सदस्य हैं। मुझको लगता है कि 24 घंटे का उनको समय दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो भी जांच में तथ्य आएंगे, स्वयं मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई होगी, प्रभावी कार्रवाई होगी। नहीं तो क्या तब तक हम ये माने कि बाबा साकाल हरी, जिसका नाम एफआईआर में नहीं है, वो फरार है? तो क्या पुलिस के संरक्षण में ये शख्स फरार है इतने लोगों की जान जाने के बाद? क्योंकि एफआईआर में तो नाम ही नहीं है उसका, तो अब उसे सामने आना भी नहीं चाहिए, कोई जरूरत भी नहीं है। पुलिस का जो है उसकी जांच करने के एक स्तर पर और दूसरे स्तर पर उसको भी पकड़ने की कोशिश जारी है, और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो जांच में तथ्य आएंगे और उससे जो नहीं, आप कह रहे हैं गिरफ्त में होगा बाबा साकाल हरी, एफआईआर में नाम ही नहीं है, तो कैसे गिरफ्त में होगा? नहीं, अभी तो बहुत सारे अज्ञात दर्ज हैं और जो अज्ञात लोग हैं वो सारे के सारे इसमें पकड़े जाने वाले हैं। एक व्यक्ति के नाम एफआईआर है, लेकिन आयोजन में जो भी शामिल है वो सब अज्ञात में शामिल होते हैं, और जो भी इस अज्ञात में शामिल हुआ इस हादसे में उनका कोई भी हाथ होगा, निश्चित रूप से। मतलब इस हादसे के बाद आपको इतना गैर जरूरी लगा इस बाबा का नाम कि उसे एफआईआर में नहीं डाला गया, अन्य में आप कह रहे हैं वो भी तो आ गया? नहीं, आप देखिए, जो अनुमति लेगा प्रथम दृष्टया उसने कानूनन अनुमति ली है, तो और अगर कानूनी अनुमति ली है तो सबसे पहला अपराध। संजय जी, आप चाहे जो कह लीजिए, लेकिन एफआईआर में उस बाबा का नाम ना होना एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा करता है, क्योंकि आयोजन उस व्यक्ति को सुनने, उसको देखने गए थे लोग, और सभी जानते हैं कि इस आयोजन में किसका प्रमुख रूप से किसकी भूमिका रही है। लेकिन अब चूंकि एफआईआर में ही नाम नहीं है तो ये सवाल तो हर तरफ से उठेंगे ही, जिसका जवाब मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को देना चाहिए। और देखिए, टीवी 9 पर हाथरस हादसे से पहले का वीडियो सामने आया है, भीड़ और बाबा के सेवादारों का वीडियो आया है। बाबा के सत्संग में वीडियो बनाने की मनाही है, वीडियो बना रहे शख्स को सेवादार ने रोका, यानी कि जब ये सत्संग चल रहा था उस दौरान वीडियो बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उस वीडियो बनाने वाले शख्स को सेवादार ने रोका। जरा सुनिए।